हेलो डियर लर्नर्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। इसके पहले लिटरेरी टर्म्स के बारे में बात कर रहे थे, लिटरेरी फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे। वो आपका सेगमेंट एज यूजुअल आगे कंटिन्यू रहेगा। अब हम फिगर ऑफ स्पीच भी साथ ही साथ साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक बार अगेन, दिस इज पुष्पेंद्र एंड वेलकम टू यू, वेलकम टू ऑल माय लविंग स्टूडेंट, माय ओन चैनल। आइए फिर स्टार्ट करते हैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, जिसको आप हिंदी में अलंकार बोलते हो। जैसे आप किसी चीज को अलंकृत करना चाह रहे हो, उसको ब्यूटीफाई करना चाह रहे हो, जैसे हिंदी में आप बोलते हो किसी चीज को अलंकृत करना, ठीक है। उसी तरीके से इंग्लिश में हम क्या करते हैं, उसी को बोलते हैं ब्यूटीफाई करना, इम्बैलेंस करना। इम्बैलेंस करना, लैंग्वेज को इम्बैलेंस करते हैं। तो जैसे किसी बात को, एक को होता है नॉर्मल वे पर कहना, ठीक है, कि आप एज यूजुअल जो उसका लिटरल मीनिंग है सेम वैसे कह दे रहे हो। और एक ये है कि उसमें आप फिगर ऑफ स्पीच का यूज करके कहते हैं। तो वो जो फिगरेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं, तरह तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो जब हम लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करते हैं, इम्बैलेंस करते हैं, उसके लिटरल मीनिंग से हट करके कुछ एक एक ऐसा इम्पैक्टफुल मीनिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, दिस इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच, है ना। तो आइए इस पे बात करते हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन है, डेफिनेशन देखते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फिगर ऑफ स्पीच है क्या, एनी इंटेंशनल डेविएशन फ्रॉम लिटरल स्टेटमेंट। लिटरल स्टेटमेंट से डेविएशन है, ठीक है। डेविएशन मतलब आप जानते हो, उस बात से हटना है। लिटरल मीनिंग से हट करके जो दूसरा आपका फिगरेटिव मीनिंग बनेगा, उसको हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। कह रहा आर कॉमन यूसेज, या तो कोई कॉमन यूसेज है या कोई लिटरल मीनिंग है उससे हट करके, ठीक है। कह रहा दैट एम्फासाइजेज, और जो क्या करता है, एम्फासाइज करने का काम करता है। एम्फासाइज करने का मतलब होता है स्ट्रेस डालना, ठीक है, किसी चीज को जोर दे करके कहना। जो क्या करता है, और ज्यादा क्लैरिफाई करता है चीजों को, या फिर इम्बैलेंस करता है। इम्बैलेंस करने का मतलब सजाना संवारना, डेकोरेट करना, ठीक है, ब्यूटीफाई करना। इम्बैलेंस का अगर एक्चुअल मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब होता है किसी चीज को ब्यूटीफाई करना। क्लियर। कह रहा बोथ रिटन आर स्पोकन लैंग्वेज, चाहे वो रिटन लैंग्वेज हो या स्पोकन लैंग्वेज हो, उसको आप क्या कर रहे हो, ब्यूटीफाई कर रहे हो, इम्बैलेंस कर रहे हो, या फिर आप एम्फासाइज कर रहे हो, क्लैरिफाई कर रहे हो। लिटरल मीनिंग से हट करके जो मीनिंग आपका बन रहा है, जो कॉमन यूसेज से हट करके जो मीनिंग बन रहा है, दिस इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं सर फिगर ऑफ स्पीच का। अब बढ़ते हैं, फिगर ऑफ स्पीच हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। तो कुछ मेनली मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनके अलावा भी कुछ एड ऑन कर सकते हैं आप। जैसे कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच हमें यहाँ पर देखने हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उनमें से सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफ। कुछ तो बहुत ही कॉमन है जो आप कहीं ना कहीं प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, एकेडमिक क्लासेस में या इंटरमीडिएट में या उसके बाद ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा हुआ है। कुछ और एक्सटर्नल आपको मिलेंगे, जैसे ये ऊपर वाले हैं, ये सभी के सभी आप लगभग इनसे परिचित हैं। हाइपरबली और पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरन, ठीक है, और रेटोरिकल क्वेश्चन, एंटी मेटाबली, मेटानॉमी, ठीक है, मेटानॉमी बहुत पूछता है, सेनेक्डकी बहुत पूछता है, ट्रांसफर एपिथेट के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन बार बार रिपीटेड मिलेंगे आपको, है ना। जैसे सेनेक्डकी के बारे में अगर आप देखेंगे तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे राइटर है जो सबसे ज्यादा सेनेक्डकी का यूज करता है, ठीक है। वो उनका बहुत ही फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच है। एनास्ट्रॉफ कह लें, एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार जिसको बोलते हो, एजोनेंस, आयरोनी, एंटीथेसिस, ऑनोमोटोपोइया, आप जानते हो साउंड की बात करते हो, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, पन, ठीक है। हालांकि हम डिटेल में भी सब पढ़ेंगे। तो ये कुछ ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जिनमें हमें डिस्कशन करना है, जिनमें हमें चीज़ों को सीखना है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आप इंजॉय करते हुए चीज़ों को थोड़ा सा, मतलब देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर मैंने जो एड ऑन किया है आपके लिए, वो ये है कि डेफिनेशन के साथ दो चीज़ें, कुछ दो क्वेश्चन इसमें ऑब्वियस से बनते हैं आपके। एक तो ये बनता है कि डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, दूसरा एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि कोई डेफिनेशन दे दी है, किसकी डेफिनेशन है, आपके चार ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना है कि ये किसकी डेफिनेशन है। दूसरा कोई एग्जाम्पल लिख दिया उसने और पूछ रहा है इसमें से कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच है।
तो इसमें मैंने एक कोशिश की है कि मैक्सिमम एग्जांपल्स ऐड ऑन करने की, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन और बेहतर हो सके। लेकिन फिर भी इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि इसके अलावा भी अगर आपको कई एग्जांपल्स मिलते हैं, ठीक है, आप जो भी राइटर्स हैं आपके सिलेबस में उनको पढ़ते समय या अदर कहीं, तो उनको भी ऐड ऑन करते जाइएगा, क्योंकि जितना अच्छा कलेक्शन होगा आपके पास एग्जांपल्स का, उतना बेहतर आप फील करेंगे, उतना बेहतर उतना आप उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं पहले वाले से, दैट विल बी सिमली। सिमली और मेटाफर, उपमा और रूपक इनको बोलते हो। सिमली को उपमा बोलते हो, मेटाफर को रूपक बोलते हो। हिंदी में आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें है क्या, दो तीन बातें आपको ध्यान देनी है कि सिमली जो है ये एक तरीके का कंपैरिजन है, जब आप तुलना कर रहे होते हैं। लेकिन ये तो हम पढ़ लेते हैं, हम ये बात भी पढ़ लेते हैं कि सिमली में जब भी सिमली होगा एज लाइक या सो का यूज करोगे, ये बात भी क्लियर है। लेकिन एक चीज जो आप मिस कर देते हैं वो ये है कि इसमें जो कंपैरिजन होती है वो दो डिफरेंट टाइप की ऑब्जेक्ट्स में होती है। इट मीन्स जैसे एक पर्सन है तो एक कोई नॉन लिविंग थिंग है, जैसे एक पर्सन है तो कोई एनिमल है, इस तरीके से आप कंपैरिजन करें। लेकिन एक पर्सन की दूसरे पर्सन से कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये दिस इज नॉट अ सिमली, दिस इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ सिमली, ये सिमली का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। तो आइए पहले डिफाइन करते फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ पर सिमली है कहाँ पर सिमली नहीं है। क्योंकि हर एक कंपैरिजन, देखो कंपैरिजन तो कहीं भी हो सकता है, तो क्या हर एक कंपैरिजन सिमली होता है? तो आपका आंसर आएगा जी नहीं, हर एक कंपैरिजन सिमली नहीं होता, ठीक है। हाँ, हर एक सिमली जरूर एक कंपैरिजन होता है। तो ये कब सिमली कहलाएगा कब नहीं कहलाएगा वो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। क्या हर जगह एज लाइक या सो लगने से सिमली ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए डिस्कस करते हैं। तो पहले तो ये वर्ड कैसे बना है इसके बारे में बात करते थे। द वर्ड सिमली कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिमलीज, ये किससे बना हुआ है? सिमली से। उसका मीनिंग क्या होता है? विच मीन्स लाइक या लाइकनेस। तो ये जो सिमली वर्ड है ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है, उसका मतलब लाइक या लाइकनेस होता है। वी नीड टू एसेंशियल एलिमेंट फॉर कंपैरिजन, हमें कंपैरिजन के लिए दो एलिमेंट कम से कम चाहिए, दो ऑब्जेक्ट्स हमें चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा कंपैरिजन होना चाहिए, कंपैरिजन के लिए दो एलिमेंट्स होने चाहिए। और वो एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? कंपैरिजन शुड बी टू डिफरेंट थिंग्स। अब ये देखो जरा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जो कंपैरिजन है ये आपके दो अलग अलग चीजों में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा कि आप सन की कंपैरिजन फादर से कर रहे हैं, सन की कंपैरिजन फादर से कर रहे हैं, ठीक है। सन इज लाइक हिज फादर, है ना, द सन इज लाइक हिज फादर। ये कंपैरिजन का एग्जांपल नहीं है, हालांकि इसमें कंपैरिजन है, लेकिन ये कंपैरिजन ये सिमली का एग्जांपल नहीं है, ठीक। क्योंकि ये डिफरेंट काइंड के नहीं है, ये भी पर्सन है ये भी पर्सन है, तो फिर आप ये नहीं कह पाएंगे ये सिमली का एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं। बट वन क्वालिटी शुड बी कॉमन, तो पहले तो दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, उनमें एक क्वालिटी एटलीस्ट कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। अभी बात करेंगे वर्ड्स कौन कौन से लगाते हैं। एज लाइक या सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन, तो ये वर्ड यूज करते हो आप किसके लिए? कंपैरिजन के लिए। तो आइए लेट टेक सम एग्जांपल्स, उन पे करते हैं बात। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक कंपैरिजन होना चाहिए, कंपैरिजन के लिए दो एलिमेंट्स की जरूरत है, दो ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है, वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं होने चाहिए। इतनी बातें आपको याद रखनी है। चौथी बात कि वर्ड एज लाइक या सो का आप यूज कर रहे होगे। आइए बढ़ते हैं। कह रहा है ही इज एज ऑनेस्ट एज हिज फादर। अब पहला जो एग्जांपल है, अब आपने देखिए बिल्कुल बेसिक लेवल पर जो बच्चे होते हैं वो ये गड़बड़ करते हैं कि उन्होंने देखा एज एज लगा है, सर ये सिमली का एग्जांपल है, तुरंत यहाँ पर लिख दिया सिमली, बट दिस इज नॉट अ सिमली। ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। ये जो ही है ये एक पर्सन है, और हिज फादर जो है वो भी एक पर्सन ही है, और दो सेम काइंड के ऑब्जेक्ट के साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते सिमली में। वैसे कंपैरिजन हो सकती है लेकिन वो सिमली का एग्जाम्पल नहीं होगा, ये बात बिल्कुल डैम से हो रहा है। अब आगे को कुछ एग्जाम्पल, जैसे अब देखो किसी पर्सन की आपने कंपेयर कर ली किसी बर्ड से। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि लता मंगेशकर सिंग्स, ठीक है, लाइक अ बर्ड, लाइक अ नाइटिंगेल है, वो ऐसे गाती है जैसे कि कोई नाइटिंगेल पक्षी। तो अब यहाँ पर किसकी कंपेयर कर रहे हो? लता मंगेशकर की। किससे कर रहे हो? ये कर रहे हो किसी बर्ड से, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ पर। हालांकि कई बार आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर लेते हो, जैसे लता मंगेशकर इज
इज नाइटिंगेल, डायरेक्ट आप लिख लो, ये है। और कई बार उसके एक्शन की कंपेयर कर रहे होते हो, लता मंगेशकर सिंग्स, ठीक है, एज अ नाइटिंगेल, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक, तो होप सो बात क्लियर हो गई। जैसे कहा जाए कि एक एग्जांपल ऐसे ले लिया, जैसे किसी पर्सन की कंपेयर किसी एनिमल से कर लो आप। जैसे मैंने कहा महाराणा प्रताप इज लाइक अ लायन, महाराणा प्रताप इज लाइक अ लायन, महाराणा प्रताप की कंपैरिजन किससे कर रहे हो, लायन से। दोनों डिफरेंट है, एक पर्सन है एक एनिमल है, तो यहाँ पर सिमली का एग्जांपल है। आप एक्शन की भी कंपैरिजन कर सकते हो, कैसे कि महाराणा प्रताप फॉट लाइक अ लायन। अब यहाँ पर एक्शन की कंपैरिजन है, तो कई बार डायरेक्ट कंपैरिजन होती है ऑब्जेक्ट्स की, कई बार उसके एक्शन की कंपैरिजन होती है, तो दोनों बातें आपको यहाँ पर समझनी है। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कहा जाए ही इज एज फास्ट एज अ लीपर्ड, लीपर्ड आप जानते हो, ठीक है, सबसे तेज दौड़ने वाला अगर कोई जानवर है तो लीपर्ड है, वो उतनी तेज दौड़ता है जितनी तेज की कोई लीपर्ड है। अब ही कोई पर्सन है, लीपर्ड कोई जानवर है, सर ये सिमली का एग्जांपल है। द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड डेल्टा पार्ट, है ना। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, देखिए ये जब आप खासतौर से फिगर आप स्पीच पढ़ते हैं तो वहां पर कंटेक्स्ट की बहुत जरूरत होती है। जैसे द सोल यहाँ पर किसके लिए, राइटर के लिए कह रहा है कि ठीक है, सोल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी राइटर को। वो क्या है, लाइक अ स्टार, वो एक स्टार की तरीके है, ठीक है, एंड ड्वेल्ट अ पार्ट, जो कि डिपार्चर कर चुकी है ना। तो जैसे ये कैन मतलब इनडायरेक्टली ये कंपैरिजन किसकी कर रहा है, पोएट की कंपैरिजन कर रहा है स्टार से, ठीक है। पोएट इज कंपेयर्ड विथ अ स्टार, है ना, आप यहाँ पर ये कह सकते हो। वैसे मिल्टन के लिए कहा गया है ना। आगे चलते हैं। लता मंगेशकर सिंग्स लाइक अ बर्ड, कैसे गाती है, एक पक्षी की तरीके गाती हैं, या कई बार नाइटिंगेल यूज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक्शन की कंपैरिजन है, अगर आप देखेंगे तो दाऊ, दाऊ का मतलब यू होता है, THOU अगर कहीं पर लिखोगे तो इसका मतलब यू होता है। यू हैडस्ट, हैडस्ट का मतलब हेड हो गया। अब वाइस, देखिए हैडस्ट का मतलब हेड है ना। तो यू हैड अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी, तुम्हारे पास जो आवाज है सेम वैसी आवाज है जैसे किसी सी की है, किसी समुद्र की है, ठीक है। तो होप्स ये भी आपका एग्जांपल किसका है, यू कोई पर्सन है, सी कोई समुद्र है ना। तो उनकी कंपैरिजन कर रहा है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, एवरी कंपैरिजन कैन नॉट बी सिमिली, हर एक कंपैरिजन जो है वो सिमिली नहीं होगा, ठीक है। हालांकि हर सिमिली जो है वो एक कंपैरिजन होता है, लेकिन हर कंपैरिजन सिमिली नहीं होगा, ठीक है। और उसके लिए जरूरत जो कौन सी चीजें जरूरी हैं, तो वो आप कहेंगे कि सर जो दो ऑब्जेक्ट है, पहली बात तो दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, दोनों ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। फिर उसके बाद एज लाइक या सो वर्ड आप लगाएंगे। अनदर वन, आगे बढ़ते हैं। द राइट द राइटर सेल्फ एज पाल्म ट्री, जो सही लोग होते हैं वो उसी तरीके से प्रॉस्पर होते हैं जैसे एक पाल्म ट्री, जिस तरीके से पाल्म ट्री में बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, उसी तरीके से एक जो सही व्यक्ति है, जो बिल्कुल राइटस पर्सन है, वो उसी तरीके से उसकी भी ग्रोथ होती है। माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, लव की कंपैरिजन किससे कर रहे हो, रोज से कर रहे हो। माई लव मतलब माई बिलवेड, माई लवर, है ना, उसकी कंपैरिजन आप किससे कर रहे हो, रोज से कर रहे हो, रेड रोज से कर रहे हो। महाराणा प्रताप फॉट लाइक अ लायन, महाराणा प्रताप कैसे लड़े, एक लायन की तरीके लड़े, या एक्शन की कंपैरिजन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लाइक वर्ड यूज कर रहे हो, यहाँ पर भी लाइक वर्ड यूज कर रहे हो, यहाँ पर एज वर्ड यूज कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी आप यूज कर रहे हैं। एक पर्सन है तो दूसरा एनिमल है, एक पर्सन है तो दूसरा आपका थिंग है कोई, है ना, या एक पर्सन है तो कोई एक बर्ड है। यू कैन से लाइक दिस, इट ड्रॉप्ड एट द जेंटल लैंड फ्रॉम हेवन, ठीक है। अब देखिए इन इस तरीके के स्टेटमेंट में आपको कंटेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पर इट का यूज किया गया मर्सी के लिए, है ना। मर्सी ड्रॉप्ड ए जेंटल लैन फ्रॉम हीवन, जिस तरीके से हीवन से जेंटल लैन होती है, उसी तरीके से ये जो मर्सी है इट ड्रॉप्ड, है ना, उसी तरीके से इसका भी फ्लो होता है, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर इट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये मर्सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपको थोड़ा थोड़ा कंटेक्स्ट भी चाहिए कि वो लाइन कहाँ से है, कैसे है। जैसे आप एक बड़ी प्यारी सी लाइन पढ़ते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, है ना। और इसका अगर आपको कंटेक्स्ट नहीं पता है कि किसकी बात हो रही, कहाँ की बात हो रही, तो फिर आप फंसेंगे। और ज्यादातर
क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं वो आपके टेक्स्ट बुक से होते हैं। इट मीन्स जो राइटर्स आपके एग्जाम में हैं उनको जरूर पढ़िए, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं पोएट्री या जहां पर भी वो फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं वहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जैसे ये आपकी बड़ी प्यारी सी पोएम्स है डैफोडिल्स। ये डैफोडिल्स की लाइंस है। डैफोडिल्स रोमांटिक एज के जो आपके राइटर हुए, पोएट हुए, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब, है ना। उनके साथ के समकालीन अगर राइटर की, कंटेम्पररी राइटर की बात करें तो कॉलेज साहब है, जॉन कीट्स हैं, पीबी शेले हैं, ये सब उनके रोमांटिक इरा से बिलोंग करने वाले राइटर्स हैं। फाउंडर माना जाता है एसटी कॉलेज और इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ को रोमांटिक एज का। ठीक, तो ये जो लाइन है ये इसी डेफोडिल्स की लाइन है। इसको अगर पूरा आप कंटेक्स्ट पढ़ोगे तो आई वंडर ओनली एज अ क्लाउड दैट फ्रूट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। ठीक है, और आगे की 2-3 लाइन्स हैं। इसके बाद ये जो, वैसे तो ये टाइटल भी है आपका, ये जो लिख रहा है ना, ये आपका दूसरा सब टाइटल भी है इसी पोएम का। तो आई वंडर्ड लोनली, वंडर्ड मतलब इधर उधर घूमना, ठीक है। लोनली मतलब अकेले। एज अ क्लाउड, जैसे क्लाउड का एक झुंड है, उस झुंड से अलग हो करके, ठीक है, जैसे कोई बादल है वो वंडर कर रहा है, उसी तरीके से राइटर कह रहा है, पोएट कह रहा है कि मैं भी उसी तरीके से क्या कर रहा हूँ, वंडर कर रहा हूँ, है ना, इधर उधर घूम रहा हूँ, है। तो यहाँ पर आई की कंपैरिजन किससे है? इट मीन्स पोएट की कंपैरिजन किससे है? सर ये क्लाउड से है। पोएट की कंपैरिजन किससे है? क्लाउड से। हालांकि 3-4 लाइंस आपको पूरी लर्न होनी चाहिए, और इसमें अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच है। ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, है ना। तो वो हम अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच है, और ये इससे क्वेश्चंस कई बार बनते हैं डैफोडिल से। तो ये आपको पढ़ने चाहिए। जैसे जैसे फिगर ऑफ स्पीच आगे पढ़ेंगे आप, वहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल ये पहली लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो आप ये कहेंगे कि इसमें सिमली है। और क्यों सिमली है? क्योंकि एज लगा हुआ है। क्यों सिमली है? क्योंकि पोएट की कंपैरिजन क्लाउड से की गई है। आगे बढ़ते हैं। एन एमराल्ड इज एज ग्रीन एज अ ग्रास। एमराल्ड कोई पत्थर है, स्टोन है, और स्टोन की कंपैरिजन किससे कर रहे हो? ग्रास से, और उसके साथ साथ एज एज लगा रखे हो। तो ये जो कंपैरिजन है कितने तरीके से आप करते हो। आपको पहली बात तो एज मिलना चाहिए, आपको क्या मिलना चाहिए? लाइक मिलना चाहिए। आपको क्या मिल जाता है? कई बार सो मिल जाता है, कई बार एज एज मिल जाता है, कई बार सो एज मिल जाता है, या समटाइम्स सच एज भी यूज कर लेते हो आप। तो ये कंपैरिजन के टर्म है। लेकिन इनके साथ साथ जो मेन बात याद रखनी है वो ये है कि दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। दोनों ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए? डिफरेंट, एक दूसरे से मैच करते हुए नहीं। आगे चलते हैं। लाइक पेशेंट एथराइज्ड अपॉन आ टेबल, है ना। एथराइज्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिल्कुल सुन्न पड़ा हुआ, ठीक है, जो बिल्कुल नम पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ये प्रूफ रॉक के बारे में बात कर रहे हैं कि वो इवनिंग स्काई को देख करके उसकी कंपैरिजन, इवनिंग स्काई की कंपैरिजन टेबल पर पड़ी हुई बॉडी से कर रहा है ना। तो वही कह रहा है लाइक पेशेंट, जैसे कोई पेशेंट पड़ा हुआ है एथराइज्ड अपॉन अ टेबल, टेबल पर, है ना। और यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? इवनिंग स्काई की बात कर रहा है। इवनिंग स्काई, जिस तरीके से एक इवनिंग स्काई जो है उसी तरीके से प्रतीत हो रही है उसको, जैसे कि कोई पेशेंट कहाँ पर? टेबल पर पड़ा हुआ है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। और वैसे वर्ड कौन सा लग गया? लाइक। अब इसमें आप डिड्यूस नहीं कर पाएंगे किसकी कंपैरिजन किससे, तो इसके लिए कंटेक्स्ट, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसके लिए आपको कंटेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी। हाउ फॉर, कितना दूर है, दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम्स, है ना। एक छोटी सी कैंडल अपनी बीम्स मतलब लाइट कितनी दूर तक कवर कर सकती है। सो साइंस आर गुड डीड इन आ नॉटी वर्ड, है ना। तो यह भी आपका कंपैरिजन है, कि कंपैरिजन है मतलब सिमली है। हिज आइज शाइन लाइक डायमंड, उसकी जो आइज है वो ऐसे साइन करती है जैसे कि डायमंड। जिस तरीके से डायमंड साइन करता है उसी तरीके से वो भी साइन करती है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात, उसकी आइज जो है ठीक उसी तरीके से साइन होती हैं जिस तरीके से कोई डायमंड, डायमंड में जितनी साइन है उतनी ही साइन उसकी आइज में है। और यहाँ पर आपने लाइक लगा रखा है। आइज की कंपैरिजन किससे कर रहे हो? डायमंड से कर रहे हो। लाइफ इज अ टेडियस एज ट्वाइड टेल वैक्सिंग द डल ईयर ऑफ ड्राउजी मैन, है ना। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है लाइफ उतने ही डल है जितनी कि कोई भी अगर स्टोरी है, कहानी है, वो आपको 2 बार सुनाई जाए, है ना।
तो जिस तरीके से उस स्टोरी को दोबारा सुनने के बाद कोई व्यक्ति ड्राउजी फील करता है, ठीक वैसे ही हमारी लाइफ है। तो लाइफ क्या है? लाइफ इज एज टेडियस। टेडियस का मतलब होता है डल, है ना। एज ट्वाइस टोल्ड टेल स्टोरी। आगे चलते हैं। हिज डीड्स आर एज अगली एज अ सिन। उसके जो डीड्स है, डीड्स मतलब कार्य है, वो कैसे हैं? एज अगली, उतने ही ज्यादा अगली हैं जितना कि कोई सिन होता है, पाप होता है। तो डीड्स की कंपैरिजन आप किससे कर रहे हैं? सिन से कर रहे हैं। तो होप सो क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं कुछ कंपैरिजन इस तरीके की देखने को मिलती है ना। जैसे आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, जैसे मान लो मैं एक दो एग्जांपल आपको बताता हूँ कि कुछ तो आपको डायरेक्ट ऐसे रीड करने हैं। जैसे मान लो ये लिखा है एज 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 कनिंग एज अ फॉक्स, एज कनिंग एज अ फॉक्स, केवल इतना लिख दिया एज अ फॉक्स। आपसे पूछे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो हालांकि आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे एज कनिंग एज अ फॉक्स। कोई पर्सन इतना चालाक है, शातिर है जितने की कोई फॉक्स लोमड़ी है, ठीक। तो इस तरीके से आपको पूछ लेगा। जैसे ये है एज एज कूल एज अ कुकुम्बर, एज कूल एज आ कुकुम्बर। कुकुम्बर, कुकुम्बर मतलब जानते हैं? ककड़ी की बात कर रहा है। तो उतना कोई पर्सन उतना ही कूल है जितनी की कोई कुकुम्बर, है ना। तो ये आपको या तो FIV में दे देता है कई बार कि मान लिया बीच में आपको ऐसे दे देगा एज फिल इन द ब्लैंक द फॉक्स, है ना। अब चार ऑप्शन है, ठीक। या ऐसे लिख देगा एज कनिंग एज फिल इन द ब्लैंक, चार ऑप्शन, फॉक्स है, लेम है, ठीक है, या पीकॉक है, लायन है। इस तरीके से आपको चार ऑप्शन दे देगा। तो इस तरीके क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, तो इनको भी आपको रीड करना चाहिए। जैसे एज ब्लैक एज कोल, ठीक है, उतना काला जितने की कोई जितना की कोयला। एज ब्लाइंड एज अ बैट, बैट मतलब चमगादड़, चमगादड़ की तरीके, चमगादड़ की तरह क्या होना? अंधा होना। एज कूल एज अ कुकुम्बर, कोई पर्सन जो बिल्कुल ठंडे दिमाग वाला है, कूल टेम्पर वाला है, जल्दी इरिटेट नहीं होता है, उसको गुस्सा जल्दी नहीं आता है, तो कैसा है? कूल है। जैसे हम MSD की बात करते हैं, रोहित शर्मा की बात करते हैं, तो ये कैसे है? ये कूल कैप्टन रहे। ये कैसे है? ठीक है, आप स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं MSD एंड रोहित आर एज कूल एज अ कुकुम्बर, आप ऐसे स्टेटमेंट बना सकते हो। एज ब्रेव एज अ लायन, ठीक है, कोई पर्सन उतना बहादुर है जितना कि लायन, है ना। एज कनिंग एज अ फॉक्स, या कनिंग लाइक अ फॉक्स, या एज कनिंग एज अ फॉक्स, है ना, लोमड़ी के तरीके सातिर पर्सन। एज कोल्ड एज आइस, उतना ही ठंडा जितने की आइस। एज बिजी एज अ बी, कोई पर्सन उतना ही व्यस्त रहता है जितने की कोई बी, बी मतलब मधुमक्खी, वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, कोई ना कोई एक्टिविटीज उसकी जारी रहती है। तो आप कह रहे हो कि एज बिजी एज अ बी, है ना। तो याद रखिएगा ये पेयर्स बेसिकली आपको क्लियर होने चाहिए, और इनको रटना नहीं है, इनको आपको कल रीड करना है। यू शुड रीड इट, केवल आपको पढ़ लेना है, और जब आप पढ़ लेंगे तो चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आता है अगला, कह रहा है एज क्लीन एज अ विशल, एज सॉफ्ट एज अ वेलवेट। वेलवेट का मतलब आप जानते हैं? मखमल, है ना। तो जो मखमल होता है वो क्या होता है? बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो एज सॉफ्ट एज अ वेलवेट। एज वाइट एज अ स्नो, कितना है वाइट? जितनी की कोई स्नो, बर्फ। एज वाइट एज अ गोस्ट, गोस्ट की तरीके बिल्कुल वाइट होना। एज प्राउड एज अ पीकॉक, पीकॉक की तरीके, जिस तरीके पीकॉक अपने जो उसके पंख होते हैं, ठीक है, उनको लेकर के वो प्राउड फील करता है, उसी तरीके कोई पर्सन जो इतना प्राउड फील कर रहा है। एज जेंटल एज अ लैम, लैम की तरीके जेंटल होना। एज ब्राइट एज अ मून, मून की तरीके ब्राइट होना। एज टू बॉर्न एज अ म्यूल, म्यूल मतलब खच्चर, ठीक है, म्यूल का मतलब क्या होता है? खच्चर होता है। तो एज टू बॉर्न मतलब होता है जिद्दी, है ना, उतना ही जिद्दी जितना कि कोई म्यूल है। ए साइलेंट इज द ग्रेव, इतना शांत जितनी की कोई कब्र है। ग्रेव मतलब कब्र होता है, जानते हो आप? टूम्ब या ग्रेव मतलब होता है कब्र। एज ओल्ड एज द हिल्स, अब जैसे मान लो आप कोई स्टेटमेंट बना लो, ठीक है, तो दिस बिल्डिंग इज एज ओल्ड इज द हिल्स, तो ये जो बिल्डिंग्स है ये इतनी ही ओल्ड है जितनी की कोई हिल्स। यू कैन से लाइक दिस। एज स्ट्रेट एज द एरो, जिस तरीके से एरो बिल्कुल सीध में जाता है, एक सीध में जाता है, ठीक उसी तरीके से, ठीक है, ठीक उसी तरीके से बिल्कुल सीधा होना। एज स्ट्रेट एज एरो। अब आपको करना क्या है? अब आपको ये जो पेयर है ये खुद से पढ़ने हैं, ठीक है। इनकी मैंने लिस्ट दे दी है ताकि जब आप कंपैरिजन वाले सारे टर्म, सिमली वाले सारे पढ़ लें, तो इनसे कई बार क्वेश्चन बन जाता है।
एज रेड एज अ ब्लड है, ऐसे आपको स्टेटमेंट मिलेंगे। ठीक, जैसे लैम्ब वाला कई बार पूछ लेता है आपसे, एज जेंटल एज अ लैम्ब। कुकुम्बर वाला पूछ लेता है, एज एजाइल एज मंकी, ये पूछ लेता है आपसे है। तो एज कनिंग एज फॉक्स, तो ये पेयर थोड़ा इनमें रटना नहीं है आपको, आप 2-4 बार पढ़ लेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ किसके साथ किसका, मतलब किसकी कंपैरिजन किससे कर सकता है। और ये कई बार FIB में देता है तो उसके प्रोस्पेक्टिव से ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए कुछ पेयर्स हैं, बस इन पर एक छोटी सी नज़र मैं डाल देता हूँ ताकि आप इनको रीड कर लें। ठीक है, जैसे कह रहा है एज इनोसेंट एज अ लैम्ब, लैम्ब के लिए जेंटल वर्ड भी यूज कर रहे थे, एज जेंटल एज अ लैम्ब, लैम्ब के लिए इनोसेंट भी यूज कर रहे हो, एज इनोसेंट। एज टफ एज नेल्स, नेल्स की तरीके टफ होना। एज सिनी एज न्यू पिन, एज हॉट एज एज हेल, इस तरीके से जो हेल है वो बहुत हॉट होता है, बहुत ही गर्म माना जाता है, उतना ही गर्म होना। एज वाइट एज अ घोस्ट अभी पढ़ लिया, एज ब्राइट एज अ मून, एज कूल एज अ कुकुम्बर, एज कोल्ड एज अ आइस, एज लाइट एज अ फीदर, है ना। फीदर, फीदर मतलब पंख, पंख की तरीके हल्का होना। एज स्वीट एज सुगर, सुगर की तरीके स्वीट होना। एज ब्लाइंड एज अ बैट, एज कॉमन एज अ डर्ट, एज कॉमन एज डर्ट, एज टॉल एज एज अ जीराफ, जीराफ की तरीके लंबा होना। एज हार्ड एज नेल्सी, ऑलरेडी कर चुके हैं। एज क्यूट एज अ किटन, किटन जानते हो आप। एज बोर्ड एज अ ब्रास, एज हैप्पी एज अ काम, एज ब्लैक एज कूल्स, एज अमेरिकन एज एप्पल पाई, एज बिग एज एन एलिफेंट, एज ब्लैक एज कूल, एज ब्लाइंड एज अ बैट, एज बोरिंग एज वाचिंग पेंट ड्राई, एज ब्रेव एज अ लायन, एज बिजी एज अ बी, एज कोल्ड एज आइस। होप सो क्लियर है। एज कूल एज कुकुम्बर, ये तो इंपॉर्टेंट है, देखिए बार बार मिल रहा है। एक कनिन एज अ फॉक्स, एज डेड एज अ डोर नेल, एज डीप एज अ पोस्ट, पोस्ट की तरीके बिल्कुल डीप होना। एज डिफिकल्ट एज नेलिंग जेली टू अ ट्री, एज ड्राई एज अ बोन, एज डल एज अ डिश वॉशर, एज इजी एज एज ABC, ध्यान रखिएगा इतना आसान जितना कि ABC। एज ओल्ड एज द हिल्स, एज पेल एज डेथ, है ना, एज पेल एज डेथ। एज फॉर फिट एज फिडल, एज फ्लैट एज पैनकेक, एज फ्री एज अ बर्ड, एज फ्रेश एज अ डेजी, एज जेंटल एज अ लैम्ब। इसके बाद बात करते हैं एज हार्ड एज नेल्स, ये पहले भी मिल चुका है आपको। एज हैवी एज लेड, एज हेल्पलेस एज अ बेबी, एज ऑनेस्ट एज द डे इज लॉन्ग, एज हॉट एज द ब्लू ब्लेजेस, एज हंग्री एज अ बियर, एज चीप एज डर्ट, एज क्लीन एज अ विसल, एज क्लियर एज मड, एज क्लियर एज क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब जानते हो आप, जैसे मान लो कोई ग्लास है, वो बिल्कुल कैसा है, क्रिस्टल है, तो ग्लास की तरीके कैसा होना, क्रिस्टल होना। अब हम बात करेंगे हीरोइक सिमली की। हीरोइक सिमली क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए सिमली हो गया, और सिमली से ही एक टर्म और है हीरोइक सिमली, या इसको नाम देते हैं इपिक सिमली का। तो ये केवल जो मैंने इसके पहले जो एग्जांपल्स बताए उनको केवल आपको रीड कर लेना है, 2 बार भी रीड कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा किसका किसके साथ किस तरीके से टर्म यूज करते हैं, है ना। FIB में देगा तो आप फिल कर पाएंगे इजिली, इसीलिए वो लिस्ट मैंने आपको दी है कि आप खुद से भी रीड कर सकें उनको। हीरोइक सिमली को ही दूसरा नाम दे देते हैं इपिक सिमली, इसको ही दूसरा नाम दे देते हैं इपिक सिमली, इपिक सिमली, इपिक सिमली। हीरोइक सिमली का ही दूसरा नाम है इपिक सिमली। अब ये हीरोइक सिमली है क्या, पहले जैसे इपिक तो आप जानते हो फिलहाल, इपिक आपने पीछे लिटरेरी टर्म में पढ़ा हुआ है, लिटरेरी फॉर्म्स में, कि इपिक क्या होता है, महाकाव्य। महाकाव्य का मतलब आपने पढ़ा था, जिसको बहुत ही एलिवेटेड स्टाइल में लिखा जाता है, बहुत ही सीरियस होता है, बहुत ही लॉन्ग होता है, इवन ये बुक्स में होता है ना। ये सारी बातें आपने पढ़ी थी, मीडिया रस से स्टार्ट होता है, ये सारी बातें आपने डिस्कशन कर रखी हैं। तो इपिक का मीनिंग क्या है, ये जो इपिक सिमली है ये है क्या, जैसे इसका सबसे ज्यादा अगर क्रेडिट जाता है तो वो अलेक्जेंडर पोप को जाता है, और दूसरा मिल्टन को जाता है। मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट में इपिक सिमली या हीरोइक सिमली का यूज किया है, दूसरा अलेक्जेंडर पोप ने रेप ऑफ द लॉक में हीरोइक सिमली का यूज किया है। तो 2 जगह आपका इसका यूज देखने को मिलता है। एक तो आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, पैराडाइज लॉस्ट रिटन बाय जॉन मिल्टन, और दूसरा आपका जो है वो है आपका कौन सा, रेप ऑफ द लॉक लॉक रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, है ना।
तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये है क्या, ये जो हीरोइक सिमली या एपिक सिमली जिसको आप कह रहे हैं, तो इसमें भी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होगी जिनमें एक क्वालिटी कॉमन होगी, लेकिन यहाँ पर एक नहीं, मोर देन वन क्वालिटीज आर कॉमन, है ना। और ये जैसे अभी आप सिमली ने पढ़ा है, एक एक लाइंस में आपको सिमली समझ आ जाता है, ऐसे मल्टीपल लाइंस का यूज करता है। ऐसा नहीं कि केवल एक लाइन में आपको डिफाइन करेगा, नहीं, उसके लिए मल्टीपल लाइंस यूज करता है। दिस इज कॉल्ड हीरोइक सिमली। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, हीरोइक सिमली के बारे में। ठीक है, क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। एन एपिक सिमली आल्सो नोन होमरिक सिमली, तो इसको क्या कहते हो, होमरिक सिमली भी कहते हो, हीरोइक सिमली भी कहते हो। इज एन एलोबरेट एंड एक्सटेंडेड कंपैरिजन इन क्लासिकल लिटरेचर यूजिंग लाइक आर एज ऑफन फाउंड इन एपिक पोएम्स सच एज होमर्स ओडेसी, जैसे होमर की ओडेसी है, तो इस तरीके के आपको एपिक्स में ये हीरोइक सिमली या एपिक सिमली आपको देखने को मिलेगा। अब ये है क्या, जरा इसको और डिफाइन करते हैं। तो कह रहा है दिस लिटरेरी डिवाइस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें लेंथ तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी, और मल्टीपल लाइंस में इसमें क्वालिटीज को कंपेयर्ड किया जाएगा। वेयर द लाइकनेस बिटवीन टू सब्जेक्ट इज एक्सप्लोर्ड इन ग्रेट डिटेल। सेम वही बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में उस कंपैरिजन को किया जाता है। Homer's epic similes, for instance, can span multiple lines and use vivid imagery, draw parallels between the main narrative and everyday experiences. These similes are mainly used by John Milton. ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर पिछली वाली स्लाइड से आप बातें छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, These similes are mainly used by John Milton. ठीक है, in his epic Paradise Lost. तो पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने क्या किया है, इस एपिक सिमली का यूज किया है। ठीक है, एंड आल्सो यूज्ड बाय अलेक्जेंडर पोप इन हिज मॉक एपिक। ये जो रेप ऑफ द लॉक है, ये आपका क्या है, फ्रॉग एंड माइस जैसे पढ़ते हो आप, वैसे ये है आपका रेप ऑफ द लॉक। ये मॉक एपिक के परफेक्ट एग्जांपल है। ये क्या है, रेप ऑफ द लॉक में अलेक्जेंडर पोप भी इस तरीके की एपिक सिमली का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोगों ने सिमली को कवर किया है, सिमली के बारे में हमने बात की है। कल हम स्टार्ट करेंगे मेटाफर के बारे में। सिमली होप सो आपको समझ आया होगा। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, बाकी लोगों तक पहुंचाइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। आपका एक शेयर या एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, ताकि हम कंटेंट को और बेहतर तरीके से आपके लिए क्रिएट कर सके। ठीक है, तो बाकी साथी मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, इसी के आगे करेंगे प्रोसीड, चीज़ों को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। Thank you. Thanks for attending this session. Thank you, class.